हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी को वेलकम है आपके अपने चैनल पर। लेकिन आप लोग से एक हमारी शिकायत है कि आप लोग बस वीडियो को देखते हैं। अब वीडियो को देखते भी हैं तो पूरा नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग को पता चल जाता है कौन सा वीडियो देख रहा है और वीडियो नहीं देख रहा है। दूसरी बात कि आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ही, गिने चुने विद्यार्थी क्या करता है कि वीडियो को देख रहा है और कॉपी में नोट कर रहा है और कहने का अभिप्राय है कि आपको लिखा हुआ चीज़ को व्हाट्सअप कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो कि मैं आपको पुनः आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी आपको चीज़ें हैं उसको पहले तो आपको क्या कीजिए, जो भी मैं बताता हूँ बातें उसको क्या कीजिए, आप लोग कॉपी में नोट करो। और उसको कम से कम नोट नहीं करेगा तो याद कैसे करोगे, बताओ ज़रा। तो आप लोग नोट जब तक नहीं कीजिएगा तब तक याद नहीं होगा। इसीलिए आप लोग से काइंडली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम आपको जो भी बातें पढ़ाई जाए, बताई जाए, उसको आपको कॉपी में नोट कीजिए। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर हो सके तो व्हाट्सअप कर दीजिए। इससे पता मेरे को लगेगा कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो बहुत कम ही विद्यार्थी, बहुत कम संख्या में एक्टिव हैं। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो फिर आप लोग का दिक्कत होगा। ऐसा थोड़ी कि एग्ज़ाम आपको में नंबर ऐसे मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको सुविधाएं प्रदान की जा रही है उसको आप लोग क्या करें, उससे आप लोग फ़ायदा उठाएं और पढ़िए। क्योंकि एक वीडियो बनाने में हम लोग को पहला बात तो कि बहुत वक्त लगता है, उसको एडिट करना पड़ता है, उसको अपलोड करना पड़ता है, MB खर्च होता है, टाइम वगैरह। कम से कम अगर 45 मिनट का वीडियो अगर बनता है तो उसमें मेरे को कम से कम 2-3 घंटा टाइम उसमें खपत होता है। लेकिन आप लोग को तो खैर कहना ही नहीं, आप लोग तो खैर महान हस्ती हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए खैर टाइम को बर्बाद मत कीजिए। आप लोग आगे हम लोग टॉपिक को पढ़ाते हैं जिसका नाम है, आपको लिखा गया है पॉलीमर। शायद हम लोग पढ़ रहे थे, तो पॉलीमर में हम लोग कुछ बातें हम लोग सीखे थे लेक्चर 1 में। तो यहाँ पे पार्ट 2 हम लोग पॉलीमर का लेकर आए हैं। इसमें हम लोग पढ़े थे पिछले क्लासेज में बहुलक किसको कहते हैं, एकलक किसको कहते हैं, बहुलीकरण किसको कहते हैं, हम लोग पढ़े थे। और उसी में हम लोग पढ़े थे बहुलक का वर्गीकरण वगैरह भी किए थे, स्रोत के आधार पर कर चुके थे। स्रोत के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के बताए थे। उसके बाद आपको संरचना के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के बताए थे। उसके बाद यदि बात करें तो हम लोग पढ़े थे अंतराण्विक बलों के आधार पर बहुलक 4 प्रकार के बताए थे। उसके बाद हम लोग शायद पढ़ने वाले थे यहाँ पे जो आपको लिखा गया है बहुलकन के आधार पर बहुलक। बहुलकन के आधार पर बहुलक, यह आपको इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको बहुलकन के आधार पर बहुलक बोलेगा तो बहुलकन के आधार पर, बहुलकन के आधार पर आपको देगा बहुलकन के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुलकन के आधार पर आपको बोलता है कि बहुलक आपको होता है 2 प्रकार के, एक होता है योगज बहुलक और एक होता है संघनन बहुलक। एक होता है योगज बहुलक, एक होता है संघनन बहुलक। पहला हमने बोला क्या, योगज बहुलक, दूसरा क्या बोला, संघनन बहुलक। तो आपको बोलना पड़ेगा हमारे साथ, ये भी आप लोग कीजिए। कम से कम जहाँ पे बैठे होते हैं उसको एक बार आपने बोल नहीं सकते हैं, लगता है कि आप लोग बोल दीजिएगा तो आप लोग का रुतबा चला जाएगा, इज्जत चला जाएगा, जैसे आप लोग पेश आते हैं। आप लोग से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं वीडियो जब दे रहा हूँ तो आप लोग पढ़िए और उसको लिखिए अपना कॉपी में, व्हाट्सअप कीजिए, समझ लीजिए। अदरवाइज फिर वीडियो बंद कर देंगे देना तो समझ में आ जाएगा। हमको मत बोलिएगा फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमको सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो फिर आप लोग इसके लिए जिम्मेवार रहिएगा, समझ लीजिए ज़रा। तो हमने बोला आपको बहुलकन के आधार पर बहुलक आपको कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक है योगज बहुलक, दूसरा आपको है संघनन बहुलक। जिसको बोलते हैं योगज को बोलेंगे एडिशनल पॉलीमर और संघनन को बोलते हैं कंडेंस्ड। क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड। अब जरा देखिए, पहले बात तो कि आपको बोर्ड एग्जाम में डिफिनेशन भी पूछेगा इसका, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एडिशनल पॉलीमर, एडिशन मतलब इसमें आपको क्या होगा, जुड़ेगा। एडिशन मतलब क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि वैसा बहुलक जिसका निर्माण द्विबंधन या त्रिबंधन वाले अणु के मिलने से होता है। तो बड़ा सिंपल डिफिनेशन है, आप लोग याद रख सकते हैं इसको। योगज बहुलक जैसी बोलेगा एडिशनल पॉलीमर, क्या बोलेगा, एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर दोस्तों जब भी आपको बोलेगा एडिशनल पॉलीमर, तो एडिशनल पॉलीमर जब भी आपको बोलेगा तो आप लोग बोलिएगा कि जिस बहुलक का निर्माण द्विबंधन या त्रिबंधन वाले अणु के मिलने से होता है उसी को हम लोग बोलते हैं योगज बहुलक। क्या बोलेंगे, योगज बहुलक। तो आपको योगज बहुलक अगर बोलेगा तो आप लोग बोल चुके होंगे अब तक कि वो ऐसा बहुलक जिसका निर्माण द्विबंधन या त्रिबंधन वाले अणु के मिलने से होता है उसी को बोलते हैं योगज बहुलक। चाहे जिस बहुलक का निर्माण द्विबंधन या त्रिबंधन वाले अणु के मिलने से, द्विबंधन या त्रिबंधन वाले अणु के मिलने से अगर होता है उसी को बोलेंगे योगज बहुलक। योगज बहुलक को यदि बात किया जाए तो योगज बहुलक भी आपको कहता है कि 2 प्रकार का होता है। योगज बहुलक भी आपको कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है।
एक आपको लिखा गया है समबहुलक, एक लिखा गया है सहबहुलक। समबहुलक, सहबहुलक, समबहुलक, सहबहुलक। हमने आपको बोला कि आपको योगज बहुलक भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हो गया समबहुलक, दूसरा हो गया सहबहुलक। एक हमने बोला होमोपोलीमर और दूसरा बोला कोपोलीमर। क्या बोला? कोपोलीमर। तो चलिए, समबहुलक हम लोग पढ़े थे कि जिस बहुलक का निर्माण एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है। जिस बहुलक का निर्माण एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है, जिस बहुलक का निर्माण एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समबहुलक। क्या बोलेंगे? समबहुलक। तो बोल सकते हैं कि समबहुलक अगर कोई बोल रहा है तो बोलना पड़ेगा कि जिस बहुलक का निर्माण एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है उसको हम लोग बोलेंगे समबहुलक। क्या बोलेंगे? समबहुलक। अगर बोलेगा आपको सहबहुलक तो बोलिएगा वैसा बहुलक जिसका निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोमर से होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोमर से होता है उसको हम लोग बोलते हैं सहबहुलक। क्या बोलेंगे? सहबहुलक। तो सबसे पहली बात तो क्या आपको बहुलकन के आधार पर बहुलक कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। योगज बहुलक, संघनन बहुलक। योगज बहुलक, संघनन बहुलक। योगज बहुलक आपको बोलने आ गया कि जिस बहुलक का निर्माण द्विबंधन या त्रिबंधन वाले अणु के मिलने से होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? योगज बहुलक। योगज बहुलक कितने प्रकार का बताया? वही बताया 2 प्रकार का, समबहुलक, सहबहुलक। समबहुलक, सहबहुलक। समबहुलक कहने का मतलब वैसा बहुलक जिसका निर्माण एक ही प्रकार के मोनोमर से होता है उसी को बोलेंगे हम लोग समबहुलक। क्या बोलेंगे? समबहुलक। आगे लिखा गया है आपको सहबहुलक। तो जिस बहुलक का निर्माण आपको भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोमर से होता है उसको हम लोग बोलते हैं सहबहुलक। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को समबहुलक, सहबहुलक, योगज बहुलक भी आपको बोलने आ चुका होगा। इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे लिखा गया है संघनन बहुलक। संघनन बहुलक यहाँ पे कहता है कि आपको जिसका निर्माण द्विक्रियात्मक समूह या त्रिक्रियात्मक समूह के मिलने से होता है। देखिए, कहीं भी अगर कंडेंसेशन आएगा ना, इसमें क्या होगा? कंडेंसेशन अगर बात करेंगे, कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं संघनन, इसमें आपको H2O बाहर निकलेगा। जब 2 को मिलेगा मॉलिक्यूल, 2 को अणु मिलेगा, कि 2 अणु मिलेगा तो मिलने से आपको H2O बाहर निकलेगा। छोटे आकार के अणु इसमें बाहर निकलता है। बोल सकते हैं कि इस प्रकार के बहुलक में, इसमें एक लाइन जोड़ सकते हैं, इस प्रकार के बहुलक में छोटे आकार के अणु जैसे बोल सकते हैं हम लोग को निकल सकता है HCl, निकल जाएगा आपको अमोनिया, आपको निकल जाएगा H2O। छोटे आकार के अणु बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, तो हम लोग यदि बात करें तो आप लोग को संघनन बहुलक का डिफिनेशन आना चाहिए। इसमें कहता है कि वैसा बहुलक जिसका निर्माण द्विक्रियात्मक समूह, बाई फंक्शनल ग्रुप अंग्रेजी में बोलते हैं। कहने का मतलब FG आप लोग पढ़े थे नोमेनक्लेचर में, फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे ना, भूल गए सब? फंक्शनल ग्रुप आप लोग पढ़े होंगे कि वैसा समूह जिस पर किसी यौगिक का गुण निर्भर करता है उसी को हम लोग बोलते हैं अभिक्रियाशील समूह। क्या बोलते हैं? अभिक्रियाशील समूह। तो कहने का मतलब अगर बोला जाएगा आपको द्विक्रियात्मक समूह या त्रिक्रियात्मक समूह के मिलने से, द्विक्रियात्मक समूह या त्रिक्रियात्मक समूह के मिलने से जिस बहुलक का निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संघनन बहुलक। क्या बोलेंगे? संघनन बहुलक। तो आप लोग को बोलने आ गया होगा, जिस बहुलक का निर्माण द्विक्रियात्मक समूह या त्रिक्रियात्मक समूह के मिलने से होता है उसको हम लोग बोलेंगे संघनन बहुलक। इस प्रकार के बहुलक में छोटे आकार के अणु HCl, NH3, H2O बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपको संघनन बहुलक का डेफिनेशन आना चाहिए दोस्तों, कि जिस बहुलक का निर्माण द्विक्रियात्मक समूह या त्रिक्रियात्मक समूह के मिलने से होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संघनन बहुलक। क्या बोलेंगे? संघनन बहुलक। तो हम लोग यदि बात करें, आपको योगज बहुलक भी हो गया, संघनन बहुलक भी हो गया। चलो इसका हम लोग एग्जाम्पल अगर याद रखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको संघनन बहुलक का एग्जाम्पल। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग संघनन बहुलक इंपॉर्टेंट है, जरा इसको आप लोग समझिएगा। तो संघनन बहुलक का डिफिनेशन अब तक आपको बोलने आ जाना चाहिए दोस्तों। हमने बोला आपको संघनन बहुलक में कि जिस बहुलक का निर्माण द्विक्रियात्मक समूह या त्रिक्रियात्मक समूह के मिलने से होता है। द्विक्रियात्मक समूह या त्रिक्रियात्मक समूह के मिलने से होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं संघनन बहुलक। क्या नाम देते हैं? संघनन बहुलक।
तो आपको बोलने आ गया जिस बहुलक का निर्माण द्विक क्रियात्मक समूह या त्रिक क्रियात्मक समूह। तो हम लोग संघनन बहुलक का एग्जाम्पल हम लोग ज़रा देख लें, आप लोग को समझ में आ जाएगा। हमने इसका डेफिनेशन आपको बताया था कि जिस बहुलक का निर्माण द्विक क्रियात्मक समूह या त्रिक क्रियात्मक समूह के मिलने से होता है उसी को बोलते हैं संघनन बहुलक। इसमें ज़रा देखिए आप लोग, हम लोग यदि बात करें तो इसमें आपको एक कंपाउंड है एडिपिक एसिड। क्या है दोस्तों? एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड आपको एक कंपाउंड है। एडिपिक एसिड में आपको कहता है एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड की यदि बात करें तो एडिपिक एसिड में आपको कहता है कि हम लोग मिलाते हैं हेक्सा। क्या मिलाते हैं? हेक्सा मिथाइलिन। हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन। हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन। तो इससे हम लोग को जो बनता है उसका नाम है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66। क्या नाम है? नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 किसका उदाहरण है? तो संघनन बहुलक का उदाहरण है। बनता किससे है? तो एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन के मिलने से बनता है। अब एडिपिक एसिड के आप लोग फार्मूला इसे जानते होंगे हमारे समझ से। यदि बात करें तो एडिपिक एसिड को हम लोग बोलते हैं CH2 का होल 4 और यहाँ पे लिखते हैं COOH। क्या लिखेंगे? COOH। क्या बोलूँगा? COOH। और यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ भी COOH। तो COOH आप लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग पढ़े होंगे नोमेनक्लेचर में। तो हम लोग बात करें तो COOH को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं COOH। यही आपको है एडिपिक एसिड। क्या है? एडिपिक एसिड। इसी का नाम है आपको एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड को हमको मिलाना है किस में? हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन में। हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन। अच्छा ये बताइए डाईएमीन कहने का मतलब एमीन का तो FG आप लोग जानते होंगे NH2। क्या जानते हैं? NH2। और डाई माने कै गो NH2 आएगा? 2 गो NH2 आएगा। तो बोल सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा आपको NH2 और यहाँ पे हेक्सा है मिथाइलिन। हेक्सा मिथाइलिन तो CH2 हो जाए। CH2 का यहाँ पे होल 6 आएगा और यहाँ पे आपको आ जाएगा NH2। यही दोनों आपको मिलेगा। अब मिलने के दरमियान आपको क्या होगा इधर आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं NH2 को। NH2 जो आपको है NH2 को आप लोग ऐसे तो लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आपको 2 था तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख दिया और एक हाइड्रोजन हमने ऊपर लिख दिया। तो इसमें कोई दिक्कत? ऐसे हाइड्रोजन 2 को है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? OH। क्या करते हैं? OH। और यहाँ से क्या? H। यहाँ से OH और यहाँ से क्या? H। यहाँ पे क्या करता हूँ? बाहर निकाल देता हूँ। अब बाहर निकालिएगा तो ज़रा बताइए हम लोग को, इसका तो नाम क्या था? हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन। अभी क्या होगा? निकलेगा बाहर तो मतलब H2O बाहर निकल गया। क्या बाहर निकला? H2O। तो इससे हमको बना क्या? देखिए COOH जो बचा, जो COOH लिख दिया। CH2 का होल 4 तो CH2 का होल 4 लिख दिया। यहाँ पे देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O है तो C डबल बॉन्ड O लिखा। और यहाँ पे आपको बच रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं NH। क्या बना? NH। NH क्या है? NH दिखाई पड़ रहा है। तो हमने यहाँ पे बोला H2O निकालना है। H2O तो आपको निकल चुका है तो हमने CO बोला और NH हो गया और यहाँ पे आपको CH2 का होल 6 और NH2। अब देखो इसका नाम नाइलॉन 6 क्यों पड़ा? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें कार्बन के गो है? 4 गो। और यहाँ पे एक 5 गो है। कितना? 6। तो इस पार्ट में आपको कार्बन की संख्या कितना है? 6। और इस पार्ट में भी देखिएगा तो कार्बन की संख्या कै गो है? 6 गो। इसलिए इसका नाम पड़ गया नाइलॉन 66। क्या नाम पड़ा? नाइलॉन 66। ऐसे नाइलॉन में NY जो आपको लिया गया है 2 शहर के नाम पर इसका नाम पड़ा है। देखिए नाइलॉन 66 हो, ये सब फाइबर है। फाइबर के नाम सुनो, रेशा तो नहीं सुनता है कि फाइबर के कुर्सी है, चाई के कुर्सी, ये सब आप लोग सुनते होंगे। तो हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पे NY मतलब होता है न्यूयॉर्क का, LON मतलब होता है लंदन। तो 2 गो सिटी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 किस प्रकार का बहुलक है? संघनन बहुलक है। कैसे बनेगा? तो एडिपिक एसिड को मिलाएगा हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन में तो आपको बन जाएगा नाइलॉन 66। एक एग्जाम्पल के यदि हम लोग और बात करें तो एक एग्जाम्पल इसका और आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। आपको देखिए आप लोग नाम सुनते होंगे पॉलिस्टर। क्या कहता है कि कपड़ा ले जाता है तो कहता है कि पॉलिस्टर हो। तो पॉलिस्टर हो चाहे उसी को बोलते हैं डेक्रॉन। क्या बोलते हैं? डेक्रॉन। या उसी को बोलते हैं टेरिलीन। क्या बोलेंगे? टेरिलीन। तो पॉलिस्टर जो आप लोग बोलते हैं कि कपड़ा पॉलिस्टर है, बता देंगे चेक करके तो क्या है क्या नहीं। तो पॉलिस्टर की यदि बात करेगा तो सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि पॉलिस्टर आपको बनता कैसे है, वो भी आपको संघनन बहुलक का उदाहरण है। ये आपको कहता है कि हम लोग को बनता है इथाइलिन। किससे बनता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल
में अगर मिलाते हैं हम लोग टरथैलिक एसिड, क्या मिलाते हैं? टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड। तो हम लोग को आपको इसको अगर कहने का मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड मिलेगा तो इससे आपको बनेगा पॉलिस्टर। क्या बनेगा? पॉलिस्टर। क्या बनेगा? पॉलिस्टर। इसी को आप लोग बोलते हैं डेक्रॉन। क्या बोलेंगे? डेक्रॉन। इसी को आप लोग बोलिएगा टेरिलीन। क्या बोलिएगा? टेरिलीन। क्या बोलिएगा? टेरिलीन। तो देगा आपको पॉलिस्टर या डेक्रॉन या टेरिलीन, सब एक के चीज़ के नाम है। तो पॉलिस्टर या टेरिलीन या डेक्रॉन आपको एक के है। कैसे बनता है? इथाइलिन ग्लाइकोल को मिलाएंगे टरथैलिक एसिड के साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल को मिलाएंगे टरथैलिक एसिड के साथ तो आपको बन जाएगा पॉलिस्टर या टेरिलीन या डेक्रॉन। तो चलिए आप लोग, तो नाइलॉन 66, तो इसी का नाम क्या है? नाइलॉन 66, क्योंकि इस ब्रांच में भी कार्बन 6 था, यहाँ भी कार्बन 6 था। हम लोग इसको ज़रा समझ लेते हैं कंपाउंड के माध्यम से। तो इसको अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको लिखा गया इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या लिखा गया है? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल। जरा इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में जरा हम लोग बात करें, जरा देखिएगा इसका फार्मूला आप लोग इथाइलिन ग्लाइकोल के आप लोग जानते होंगे, CH2OH, 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 CH2H किसका फार्मूला है? इथाइलिन ग्लाइकोल का। इसमें मिलाना है टरथैलिक एसिड। तो देखिए बेंजीन रिंग, ये कौन रिंग है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में हम लोग जोड़ते हैं COOH अपोजिट साइड। कौन साइड? अपोजिट साइड। तो COOH अगर अपोजिट साइड जोड़िएगा बेंजीन रिंग में, जरा सुन लीजिए, हमने बोला कि बेंजीन रिंग में आपको जोड़ना है COOH अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। इसको तो आप लोग बोलते हैं बेंजीन। एक COOH यहाँ पे जोड़ दिया और एक COOH यहाँ पे जोड़ दिया, तो इसी का नाम पड़ेगा बेंजीन। क्या नाम पड़ेगा? बेंजीन। अब जरा समझिएगा यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ से आपको H निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया आपको OH। क्या निकाल दिया? OH। क्या निकाल दिया? OH। और यहाँ से अगर निकालिएगा तो आपको निकलेगा बाहर कुछ H2O, देख सकते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल और क्या है? टरथैलिक एसिड। इससे निकला H2O बाहर। अब जो बचा उसको लिख दीजिए। बचा आपको क्या? CH2OH, CH2OH, फिर है आपको CH2, क्या है? CH2, यहाँ पे आ जाएगा O, और यहाँ पे अगर बात करेंगे CO, और यहाँ पे आपको तो बेंजीन रिंग था। क्या था? बेंजीन रिंग। यहाँ पे आपको था बेंजीन रिंग और यहाँ पे हमने लिख दिया COOH। इसी कंपाउंड का नाम है पॉलिस्टर या टेरिलीन या क्या? डेक्रॉन। पॉलिस्टर या टेरिलीन या क्या? डेक्रॉन। तो इसी को बोलते हैं पॉलिस्टर। देखिए ना, COOR, इसको ईस्टर बोलता था ना, ईस्टर आप लोग पढ़े थे नोमेनक्लेचर में। तो हम लोग बात करें तो पॉलिस्टर, टेरिलीन या डेक्रॉन कैसे बनता है? तो इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड के मिलने से आपको बनेगा पॉलिस्टर, टेरिलीन या डेक्रॉन। नाइलॉन 66 कैसे बनेगा? तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के मिलने से आपको बनेगा, आपको क्या बनेगा? तो नाइलॉन 66। तो संघनन बहुलक का भी डिफिनेशन आपको स्पष्ट हो गया। अब यार देखिए, इसमें छोटा सा 2 मिनट का और हम लोग टाइम लेंगे, उसके बाद आपको इसमें हम लोग का चैप्टर लगभग आपको फिनिश हो जाएगा। अब यदि बात करें तो इसमें हम लोग को एक आध लेक्चर हम लोग और लेकर के आऊँगा। उसमें क्या होगा, ऐसे हम लोग एक चीज़ ज़रा समझ लीजिए, रबर के बारे में पढ़ना है। रबर, क्या करें? रबर। तो रबर के बारे में यदि बात करें तो रबर आपको कहता है कि रबर, आपको ज़रा समझ लीजिए इसके बारे में। हम लोग को 2 नंबर में कभी डिफिनेशन पूछ सकता है। तो पहले तो आप लोग इसको कहने का मतलब बहुलकन के आधार पर बहुलक आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो रबर यदि बात करें तो रबर के बारे में आगे हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा। तो रबर कहता है कि आपको कहने का मतलब रबर, जो पहला बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 प्रकार का होता है। एक हम लोग बात करें तो आपको होता है एक प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर, क्या बोले? प्राकृतिक रबर। तो एक होता है आपको प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर, और एक होता है आपको कृत्रिम रबर, कृत्रिम रबर। तो एक होता है प्राकृतिक रबर और एक होता है आपको कृत्रिम रबर। तो कहने का मतलब आपको रबर जो सुन रहे हैं, तो रबर हमने बताया 2 टाइप के, एक प्राकृतिक रबर, दूसरा क्या? कृत्रिम रबर। एक प्राकृतिक और दूसरा क्या? कृत्रिम। तो प्राकृतिक रबर अगर पूछेगा कि प्राकृतिक रबर का मोनोमर क्या है, तो इसका मोनोमर होता है आइसोप्रीन। क्या होता है? आइसोप्रीन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एकदम इम्पोर्टेंट है, जरा समझ लीजिए। तो कहने का मतलब यदि बात करेगा, बोलेगा कि प्राकृतिक रबर का मोनोमर क्या है, तो आइसोप्रीन। चाहे प्राकृतिक रबर किससे मिलकर बनता है, तो आइसोप्रीन से मिलकर बनता है, आइसोप्रीन से।
अगर कृत्रिम रबर बोलेगा तो ये आपको नियोप्रीन से मिलकर बनता है। किससे? नियोप्रीन से। तो अगर देगा कि आपको नियोप्रीन किसका मोनोमर है तो कृत्रिम रबर का है, आइसोप्रीन किसका मोनोमर है तो प्राकृतिक रबर का है। तो प्राकृतिक रबर का मोनोमर क्या हो गया? आइसोप्रीन। कृत्रिम रबर का मोनोमर क्या हो गया? नियोप्रीन। क्या हो गया? नियोप्रीन। तो चलिए इसको आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक रबर और कृत्रिम रबर। अब कहता है कि आपको प्राकृतिक रबर के बारे में यदि बात करें तो रबर का एक पेड़ होता है, तो रबर के पेड़ से आपको दूध जैसा पदार्थ निकलता है। रबर के पेड़ से, रबर के क्या दोस्तों? पेड़ से आपको कहता है कि दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटेक्स। क्या बोलते हैं? लैटेक्स। तो रबर के पेड़ से आपको दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? लैटेक्स। क्या बोलेंगे? लैटेक्स। तो आप लोग बोल सकते हैं, एक टर्म आपको समझना है, रबर का वल्कनीकरण। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको 2 नंबर में पूछने का संभावना अगर बनता है तो बनता है। रबर का वल्कनीकरण, रबर का वल्कनीकरण। तो रबर का वल्कनीकरण जिसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब देखिए, रबर जो नेचुरली कहने का मतलब जो होता है मुलायम होता है, जो बना रहे वो क्या होता है? मुलायम होता है। लेकिन आप लोग देखते हैं कि टायर वगैरह गाड़ी का होता है, उसमें अगर मुलायम रहेगा तो आपको कैसन हो जाएगा? एक कोठो लोड देगा तो तुरंत घास उसका अपना नीचे आ जाएगा, बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि रबर में कठोरता उत्पन्न करने के लिए, रबर में कठोरता उत्पन्न करने के लिए उसमें जब सल्फर मिलाते हैं, तो जब रबर में कठोरता उत्पन्न करने के लिए उसमें जब सल्फर मिलाया जाता है तो इसी प्रक्रिया को नाम पड़ता है रबर का वल्कनीकरण। तो सवाल आपको यही पूछेगा कि रबर का वल्कनीकरण क्या है, तो बोलिएगा कि जब रबर में कठोरता उत्पन्न करने के लिए सल्फर को मिलाया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं रबर का वल्कनीकरण, रबर का वल्कनीकरण। और इसका आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक का नाम था गुडईयर। क्या नाम था? गुडईयर। तो अगर देगा कि आपको रबर के वल्कनीकरण का खोज किसने किया था तो गुडईयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये नया साल नहीं है, ये आपको गुडईयर वैज्ञानिक के नाम है जो खोज किया था वल्कनाइजेशन ऑफ क्या? रबर का। तो आपको रबर का वल्कनीकरण की डिफिनेशन एक बार बोल देता हूँ कि जब रबर में कठोरता उत्पन्न करने के लिए सल्फर को मिलाया जाता है तो इस प्रक्रिया को रबर का वल्कनीकरण कहा जाता है, जिसका खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? गुडईयर था। और गुडईयर के नाम पर ही आपको कहने का मतलब टायर वगैरह भी नाम पड़ता है। कुछ कुछ टायर आप लोगों को ध्यान रखना है। और टायर वगैरह जो बनता है गाड़ी वगैरह का, कठोर कितना हो जाता है देख सकते हैं, उतना कठोरता उत्पन्न होता है। तो देता है क्वेश्चन कि रबर के वल्कनीकरण में कौन सा तत्व का उपयोग किया जाता है, तो सल्फर का उपयोग किया जाता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हमने बताया कि रबर के पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? लैटेक्स बोलते हैं। तो इस तरह से आपको प्राकृतिक रबर किसका प्राकृतिक रबर का मोनोमर क्या है तो आइसोप्रीन है। कृत्रिम रबर का मोनोमर क्या है तो नियोप्रीन है, नियोप्रीन है। और हम लोग पढ़ लिए आप लोग को कैसे बनता है पॉलिस्टर, टेरिलीन या डेक्रोन। अब देखिए, यदि इसमें हम लोग बात करें, 1 मिनट और मैं टाइम ले रहा हूँ इस पर, आपको यदि बात करें तो हम लोग का पॉलीमर जो सेक्शन है आपको लगभग आपको 98% हम लोग का समाप्त हो चुका है। इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि एक लेक्चर और इसमें हम लोग करेंगे किस लिए, इसमें आपको कुछ आपको मोनोमर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, कुछ मोनोमर आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग एक लेक्चर लेकर के और आऊँगा। ऐसे आप लोग को इतना बोर्ड एग्जाम के लिए काम खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग कुछ 5 मिनट का हम लोग वीडियो करेंगे, उसमें आपको खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, ओके, थैंक यू।